हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जो कि करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। राइट, तो सारे स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लें करंट डेंसिटी। ठीक है, करते हैं शुरू करंट डेंसिटी। आप सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से। करंट डेंसिटी, जैसे कि आप सबको पता है करंट क्या होता है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट के पास दोनों चीजें हैं। जो करंट है आप देखेंगे तो अगर यहाँ 2 एम्पियर यहाँ 3 एम्पियर करंट जा रहा है और बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो आपने देखा था तो सिंपली ऐड अप हो जाता है करंट। तो जो करंट है एक्चुअल में वो क्या है, वो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, और क्या है, डायरेक्शन भी है करंट के पास। स्टिल वो क्या है, स्केलर है। फिर भी वो स्केलर है बिकॉज करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे वेक्टर वाला एडिशन उसमें नहीं होता करंट में, इसलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन ये टेंसर बोल लो। लेकिन सबसे पहली बात, जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक और चीज समझ लो, जैसे 90 डिग्री है, ये 8 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर करंट आ गया, तो दोनों एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम जैसे ही ऐड हो गया ऐसे सिमिलर सिंपल ही ऐड हो गया। तो आई यहाँ पर जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, 8 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, 18 एम्पियर आ गया। इसका मतलब सिंपल एडिशन हो रहा है, यहाँ पर कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। बात समझे? तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए, एक ऐसी यूनिट क्वांटिटी चाहिए जो कि करंट का काम करे, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म, उसका इक्विवेलेंट वेक्टर फॉर्म में हो। जैसे उसके लिए एक आई चीज नई, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। क्या नाम है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट समझ लीजिएगा। मान लो मेरे पास ये एरिया है कोई, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कोई, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसका जो एरिया है वो है ए। यहां से माय डियर स्टूडेंट्स करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए ये मेरा कर रहा है करंट फ्लो। बात समझ गए, ये आई की डायरेक्शन है। ओके, अब यहां पर क्या है, करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज अ डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया मतलब कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो कर रहा है। तो ये मेरा एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, या एरिया करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना उसके अंदर से। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यहां पर ये जो क्वांटिटी आई है ये है करंट डेंसिटी, जो कि करंट पर यूनिट एरिया है। इसकी क्या डेफिनेशन बोल लो या इसका फॉर्मूला बोल लो, ठीक है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं बोल दूं ये क्या है, करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी है, आप इसको बोल सकते हैं दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, है ना, करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया, ये हो गई आपकी करंट डेंसिटी हो गई। अब ये करंट डेंसिटी क्या है, ये वेक्टर है, काम तो ये करंट का करती है ये क्या, वेक्टर। बात समझ गए? जैसे कि इतने एरिया में से जो करंट फ्लो कर रहा है, विच ये डिफाइन कर रहा है करंट, इसको डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। ये तो इसका चलो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसे कुछ खूबियां लिख लो, कुछ खासियत क्या होनी चाहिए इसके लिए। क्या होना चाहिए, एरिया जो है देखो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई। एरिया परपेंडिकुलर होगा, ये करंट जा रहा है तभी तो करंट अंदर से जाएगा ना। अगर एरिया पैरेलल कर दूंगा तो करंट कहां से जाएगा। इसका मतलब जो एरिया है शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एरिया शुड बी perpendicular टू द किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के क्या होना चाहिए, एरिया को परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली चीज तो क्लियर हो गई, कोई डाउट है तो पूछो। क्या जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के, करंट ऐसे जा रहा है और एरिया ऐसे होगा तभी तो क्रॉस करेगा ना उसको, ठीक है। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा, या फिर एरिया वेक्टर की बात कर लेते हैं। अभी एरिया वेक्टर कहां से आ गया, एरिया वेक्टर आपने पढ़ा है पहले से दूसरे चैप्टर में कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के। जिस सरफेस से करंट जा रहा है, मान लो ये सरफेस है भाई, यही सरफेस है, यहां से तो करंट जा रहा है, एरिया, इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इसका वेक्टर निकालूं तो ये देखो, ये भी ए वेक्टर, ये निकालूं तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के। इसका मतलब अगर मेरा एरिया ये होगा तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा, अगर ये एरिया होगा तो परपेंडिकुलर उसके सीधा 90 डिग्री पे होगा ना। इसका मतलब जिधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है उधर ही करंट की डायरेक्शन है। या मैं बोल दूं एरिया वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज बोल सकते हैं एरिया वेक्टर शुड बी
शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई प्रॉब्लम? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। एक और चीज, एक काम करते हैं, क्या हर बारी करंट डेंसिटी ऐसे निकलेगी? चेक करते हैं कुछ। मैं एक सरफेस लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ये मैंने सरफेस लिया, यहां पर मेरा सरफेस इस बारी चेंज हो गया, वो ये हो गया, ठीक है। और यहां से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये मेरा हो गया सरफेस हो गया। बात समझ गए? अब देखिएगा इस सरफेस से ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है यहां से, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। दिख रहा है आपको ये थीटा? अगर यहां से सरफेस ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिएगा ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। देखो समझो मेरी बात को, यहां से सरफेस के साथ आई ऐसे जा रहा है, सरफेस ऐसे टेढ़ा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो आप कौन सा कंपोनेंट लेंगे? आप कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वो कंपोनेंट लेंगे जो कि एरिया का, कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर हो करंट के। तो एरिया का कौन सा कंपोनेंट करंट के परपेंडिकुलर है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये वाला तो नहीं है, ऐसे करोगे तो पैरेलल हो जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, वो क्या है? परपेंडिकुलर है एरिया की। तो ऑब्वियसली अगर ये एरिया है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला, ये होगा a cos थीटा। बात समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया के रिस्पेक्ट में ये जो कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा होगा। या एक और तरीका यूज कर लो, क्या? एरिया वेक्टर का काम कर लो। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस ऐसे है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं, ये हो गया एरिया वेक्टर। बात समझिए, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब समझो मेरी बात, जब ये थीटा है तो ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा हो गया। देखो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है एरिया के थ्रू। ये देखो एरिया ऐसा है ना, एरिया ऐसे है, उसका परपेंडिकुलर यही तो होगा ना एरिया वेक्टर। बात समझिए, करंट ऐसा है, ये करंट ऐसे जा रहे हैं, तो एरिया वेक्टर करंट के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए ना। आपने ये पढ़ा ना, एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कैसे आ जाएगा? जो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो क्या आएगा? a cos थीटा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो a वेक्टर cos थीटा नहीं आएगा क्या? अभी देखो a वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन में है या नहीं है? करंट भी इधर, और a थीटा cos, a वेक्टर cos थीटा का जो ये वाला कंपोनेंट है x वाला, वो भी करंट की डायरेक्शन में है। तो हमने पैरेलल वाला कंपोनेंट लेना है इसके रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऐसे ऐसे केस में? फॉर्मूला बन जाएगा I/a cos थीटा। बोल दो पहले तो, या तो आप परपेंडिकुलर वाला लो, एरिया का लोगे तो परपेंडिकुलर लोगे, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप a वेक्टर cos थीटा कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? a वेक्टर cos थीटा कर सकते हो। कौन सा वाला लोगे? एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि करंट के पैरेलल हो। बात समझ गए? क्लियर हो गई ये बात? तो वो आपने अगर एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में लेना है तो आपने वो कंपोनेंट लेना है जो कि किसके? करंट की डायरेक्शन के पैरेलल में हो। अगर आप एरिया के रिस्पेक्ट में लेना चाह रहे हो तो एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ताकि वहां से करंट पास हो। दोनों कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैं लगा देता हूं, तो ये आने वाला है आपका I = J × A वेक्टर cos थीटा। और आप जानते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन AB cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? AB, क्योंकि यहां पर मान लीजिए ये आपका A वेक्टर है और ये आपका J वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा होता है ना। तो I = JA cos थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं? J वेक्टर × A वेक्टर। ये बात क्लियर है आपको? तो J वेक्टर × A वेक्टर, जैसे हमने क्या सीखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में EA cos थीटा, तो E और A के बीच का एंगल होता था, तो EA cos थीटा क्या लिखते थे? E वेक्टर × A वेक्टर। ये रूल है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपने कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। करते हैं रिमूव इसको, तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चेक करिए नेक्स्ट टॉपिक को, करंट डेंसिटी। ये तो हो गया ना, इसको रिमूव करते हैं। अब करते हैं ओम्स लॉ। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ में सबसे पहले क्या होगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट रूम टेम्परेचर बोल दो, ठीक है, या ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, कैसे भी बोल लो, ऑल फिजिकल कंडीशंस, ये लिख देना, ओम्स लॉ है ये, ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एटसेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor is directly proportional to the electric current flowing through the conductor। क्या ये flowing through conductor। अब देखो, जैसे ऑल फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इज इट क्लियर। तो जो पीडी है इसके अक्रॉस में डेल्टा वी है, समझ गए। तो मतलब कहने का मतलब है जो डेल्टा वी है वो प्रोपोर्शनल है आई के, बात समझ गए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जितना चेंज करंट में आएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। दैट इज अगर ऑल फिजिकल कंडीशन हम कांस्टेंट रखेंगे, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी है, टेम्परेचर मेनली है। अगर डेल्टा वी इज टू आई इंटू ये आर होता है, और आर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस होता है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, आर इज रेजिस्टेंस एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। याद रखिएगा, आर इज resistance and it is constant किसके लिए, फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के लिए ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ना उनके लिए उनका ही तो आर कांस्टेंट आता है ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो जिसका आर अलग हो जाता है वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाते हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हमने आर यहाँ पर मानना है कांस्टेंट, और कांस्टेंट केवल ओमिक कंडक्टर के लिए ही, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कंडक्टर उन्हीं के लिए आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब सबसे पहली बात, ये बात तो हमें पता चल गई कि भाई ऐसा होता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें, ये 10th में आपने बनाया होगा, जब हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये डेल्टा भी है, ठीक है, ये आई है। तो जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आता है, फिर स्ट्रेट आता है ना, याद होगा। और यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट आता है, तो मतलब जितना चेंज करंट में आ रहा है उतना ही इसमें चेंज आ रहा है। तो अगर आप इसका स्लोप निकालें, मतलब इस तरह से ये एंगल थीटा ले लें, ठीक है, क्या ले लें, थीटा ले लें, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो स्लोप तो इसका अगर m निकालते हैं जो कि tan थीटा होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये तो होता है स्लोप। तो यहां से आपको r की वैल्यू मिल जाती है, और r की जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल में कांस्टेंट होती है। इज इट क्लियर। जो r की वैल्यू यहां से मिलेगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अगर वो ओमिक कंडक्टर हुआ तो। बातें क्लियर होगी आपको। स्लोप कैसे निकलेगा, जैसे मान लो दिस है ना tan थीटा, y2 माइनस y1, तो यहां से लेके यहां तक y2 माइनस यहां से लेके यहां तक y1, ठीक है। ये y2, जैसे अगर मैं यहां से देखूं, आपको आपने किया तो होंगे ना ये क्वेश्चन, यहां से यहां और यहां से ये वाला पार्ट, ये y2, तो ये हो गया y2, और ये वाला पार्ट हो गया y1, और x2 x1, यहां से इतना चेंज है इसमें, तो ये पार्ट x1 और ये पार्ट x2, ठीक है। जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है,
आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो एक्चुअल में इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, है ना, इसका कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन बुक्स में प्रूफ बताया हुआ है तो हम भी इस प्रूफ को फॉलो करेंगे। प्रूफ क्या समझ में आएगा आपको कि हाँ ये ऐसा होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होगी तो इसको रिमूव कर देते हैं, फिर करते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, तो अब करते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या प्रूफ हो सकता है, समझते हैं कैसे समझा सबने प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां लिख दो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां ओम्स लॉ ही लिख देते हैं बिकॉज इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लिख देते हैं ओम्स लॉ का प्रूफ पढ़ते हैं। क्या प्रूफ रहा ओम्स लॉ का, आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा है, याद है, आई इज टू वी ना, कंडीशन तो आपको याद होगी ना, आई इज टू हमने क्या पढ़ा था, वी ना। ठीक है, फिर आपने एक और चीज पढ़ी थी, वीडी इज टू, क्या पढ़ा था, वीडी इज टू, याद करो, वीडी हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इनटू टाउ होता था, याद करो, एक्सेलरेशन इनटू टाउ होता था, टाउ मैक्सिमम। फिर क्या होता था, वीडी इज टू ये होगा माइनस ई इंटू ई, याद हो रहा आ रहा होगा, अपॉन क्या होता है, अपॉन एम इंटू टाउ मैक्सिमम। फिर इसको और चेंज कर सकते थे हम, ये तो कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर है, स्केलर में करना हो तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ मैक्सिमम होता है। ये बात क्लियर है, यहां पर हमें ये वाला चाहिए, ये वाला, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, वोल्टेज वाली। अब यहां पर मैं लिख दूं कि वीडी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, ईवी अपॉन एम एल टाउ। तो वीडी इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, एवरेज ना लिखो अभी, टाउ एवरेज है वो, ठीक है। अब ये वैल्यूज क्या करो, यहां पुट अप कर दो इस जगह, फर्स्ट इक्वेशन में ये पहली वाली मान लो, ठीक है, वीडी की वैल्यू लगा दो। तो आई इज इक्वल टू वीडी की जगह जब आ गया ई वी अपॉन एम एल, ठीक है, इंटू टाउ, और क्या है आगे ईना, ई एन ए ईना। कोई बात क्लियर हुई। अब इसको करो सॉल्व थोड़ा, आई इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूं इसको, ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर कर देते हैं, एन ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ ए करके अपॉन में लिख देता हूं मैं एम एल। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको करते हैं, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को मैं बिल्कुल अलग लिख देता हूं, ये वोल्टेज हो गई मेरी, वोल्टेज लिखा ना यहाँ पर, ये तो ये हो गया वी, इसको मैंने अलग लिख दिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालने वाला हूँ वी अपॉन आई की, चेक करिएगा, वैल्यू निकाल रहा हूँ वी अपॉन आई की। तो वी अपॉन आई चला गया, एम एल ऊपर आ गया, एम एल ऊपर आ गया, अपॉन में क्या बचा, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ ए बचा। बात समझ के, ये चीज हमें बची, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब सबसे पहली बात इसी को ही चेक करना है, इसी को चेक करते हैं, ये है क्या, यहां पर देखिए एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, इसी को तो आर बोलते हैं ना, आर किसको बोलते हैं, वी अपॉन आई को तो बोलते हैं ना आर। अभी देखिए क्या है, अभी एम है, तो एम को हम बोलते हैं क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रूफ दे रहे हैं हम। अब दूसरा कौन है, एल, एल क्या है, ये बहुत बेकार सा है, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या लेंथ चेंज हो जाएगी, नो, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। बात समझे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरी चीज क्या है, एन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद करिए, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, मतलब कितने वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में लिख देता हूं पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ रहा होगा ये। फिर ई, ई की वैल्यू क्या होती है, क्या ये कांस्टेंट है, नो, ये कांस्टेंट नहीं है, एन क्यों कांस्टेंट नहीं है, चेक करो ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे बाहर। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा आएंगे तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का बाहर आते ही यहां पर जो एन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया अगर ये इंक्रीज हो गए एन तो क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, तो क्या होगा, ओवरऑल वी अपॉन आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, और जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या होने वाला है, तो ये वैल्यू ओवरऑल पहले से कम हो जाएगी। तो वी अपॉन आई जो
कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो V अपॉन आई की वैल्यू चेंज हो रही है किससे? टेम्परेचर चेंज करने से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो V अपॉन आई की वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर चेंज होने से। तो मैं बोल दूं जो V अपॉन आई है वो चेंज हो रहा है बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, एन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, तो V अपॉन आई क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रही है। ये वैल्यू जो चेंज हो रही है वो R की वैल्यू चेंज हो गई। बात समझ गए? तो R हो गया हमारा चेंज। तो रेजिस्टेंस यहां पर नॉर्मल नहीं रही। तो टेम्परेचर के फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, चौथी चीज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है भाई, ये तो कांस्टेंट है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है। एरिया, एरिया भी कांस्टेंट है, ये एरिया ऑफ कंडक्टर है, ये भी क्या है जी? कांस्टेंट है। एरिया तो नहीं बदलेगा। तो कहां चेंज आ रहे हैं? एक तो एन पे चेंज आया, दूसरा कहां चेंज आ रहा है? दूसरा टाउ पे चेंज आ रहा है। टाउ हमने पहले पढ़ रखा है ये। ठीक है, जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं देखे वो जरूर लेक्चर देखें। तो टाउ क्या था? टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको पता है कि क्या होने वाला है? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ये वाला, जैसे ये टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में तेज टकराना शुरू कर देंगे किसके? कर्नल्स के साथ। और जैसे फास्ट फास्ट वो अगर टकराएंगे तो क्या होने वाला है? उनका रिलैक्सेशन टाइम कम होने वाला है। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? याद है? ये था कर्नल, ये इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसको टाउ 1 टाइम से टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर टाउ 2, तो क्या हो रहा है? ये एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होने से जो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा उसको। अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो V अपॉन आई दोबारा चेंज हो रहा है, V अपॉन आई बढ़ रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस बढ़ रही है उसकी। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था? V अपॉन आई अगर ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, अगर यहां पर ये कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। चेक करो ये, एन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा के रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, मतलब V अपॉन आई की वैल्यू को कम कर रहा है। तो इसके साथ गड़बड़ हो रही है V अपॉन आई की वैल्यू के साथ, मतलब यहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए टेम्परेचर की कंडीशंस कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओवरऑल मैं एक उसमें वर्ड में लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर शॉर्टकट में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। अगर टेम्परेचर या V अपॉन आई का रेशियो बोल दो ना, V अपॉन आई का रेशियो बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को R बोलते हैं ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो V अपॉन आई का रेशियो कम हो रहा है। इसका दोनों केस में क्या हो रहा है? दोनों कंडीशंस में चेंज हो रहा है। कहां पर चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है कहां पर? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जैसे ही आप चेंज कर रहे हो तो V अपॉन आई का रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक्चुअल में यही प्रूफ है, यही तो प्रूफ है। और सब चीजें तो कांस्टेंट है, दिख ही रही हैं। M कांस्टेंट, L कांस्टेंट और E कांस्टेंट और एरिया कांस्टेंट। दो चीजें कांस्टेंट नहीं है, टाउ और N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर फैक्टर बढ़ जाएगा, तो V अपॉन आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? जैसे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो क्या होगा भाई? तो ये फिर वैल्यू बढ़ जाएगी V अपॉन आई की। तो मतलब चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है इनकी वजह से। इसका मतलब ये प्रूफ है ओम्स लॉ का। ठीक है, एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बस ये लिख लीजिएगा ये टेम्परेचर चेंज पे हो रहा है ना। जब आप टेम्परेचर कर रहे हैं चेंज तो ये चीजें हो रही हैं, ये दोनों चीजें हो रही हैं जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ये वैल्यू दोनों चेंज हो रही हैं। ठीक है, शॉर्टकट में लिखवा दिया, तो वैसे वहां पर मैंने लिखवा ही दिया है। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टेम्परेचर के साथ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैं लिख देता हूं। एवरेज रिलैक्सेशन ये टाइम है जो कि क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ गए? ठीक है, अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको रिमूव करते हैं। अब पढ़ेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, स्केलर फॉर्म में आपने पढ़ लिया,
पहले इसको रिमूव कर देता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अभी आपने स्केलर फॉर्म में लिखना सीखा है। कैसे? स्केलर फॉर्म क्या होती है? जैसे डेल्टा वी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, ये डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ गया? आई आर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सी है? स्केलर है, तो वी स्केलर होता है, तो ये फॉर्म है स्केलर फॉर्म है। ठीक है, अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहेंगे? आपको पता है ना कि वोल्टेज का वेक्टर क्या होता है? जो वोल्टेज जैसे ही काम करे बट वो वेक्टर क्वांटिटी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इज इक्वल टू आई का हमने अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ा, जो आई जैसा काम करता है बट वो आई से अलग डिफाइन किया जाता है, जो कि जे है। मतलब क्या है? करंट डेंसिटी। रेजिस्टेंस का बताइए क्या होगा? रो होगा। बात समझे? क्या होगा? रो होगा। तो यहां रो ऐसे लगा दिए ये। ठीक है, तो ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अभी आपने इसको लिख दिया ओम्स लॉ को किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और आपको एक चीज पता है, एक्चुअल में रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी टॉपिक पढ़ा होगा आपने। कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेजिस्टिविटी का। रेसिप्रोकल होता है तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें एक फायदा मिलेगा। क्या? कंडक्टिविटी है मेरे पास, देखो ये अच्छा नहीं लग रहा था। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो लिख लो इसी से, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैं लिख दूं ऐसे, ये होता है कंडक्टिविटी। तो क्या मैं यहां ये वैल्यू पुट अप कर दूं? E इज इक्वल टू जे इंटू कर दूं 1 बाय रो, नॉट 1 बाय रो, सॉरी नॉट 1 बाय रो। क्यों 1 बाय रो? यहां से रो की वैल्यू निकालो ना, रो की वैल्यू आएगी 1 बाय दिस, समझ गए? ये यहां पुट अप करना है रो की जगह 1 बाय क्या? कंडक्टिविटी। अब क्या कर सकते हैं? जे वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या? कंडक्टिविटी इंटू ई वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ गए? तो जे क्या है? करंट डेंसिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? कंडक्टिविटी है। इज इट क्लियर? तो यहां से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहां से। ठीक है, एक काम करिए आप इसको उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे। ये आपने लिख लिया, ठीक है इसको। अब ये जो चीज है इसको तो आपने ऐसे लिखा, अब इसका करेंगे प्रूफ। मतलब ये तो हमने ऐसी इसको डायरेक्टली स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने क्या किया? जब वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा तो हमने v को e से रिप्लेस कर दिया, i को करंट डेंसिटी से, r को रो से। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में जैसे ही ओम्स लॉ आ गया, अब क्या किया हमने? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में हमने लिख दिया इसको क्या? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी हो गया 1 बाय कंडक्टिविटी, तो वो यहां पर पुट अप कर दिया हमने रो की जगह 1 बाय कंडक्टिविटी, और 1 बाय कंडक्टिविटी आ गया, और जे वेक्टर हो गया ई वेक्टर इंटू कंडक्टिविटी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब हम इसको ना एक्चुअल में प्रूफ करके दिखाते हैं, इस फॉर्मूले को ना अब अच्छी तरीके से करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसी को लिखा रहने देता हूं बिकॉज ये चीज मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ये वाली क्या प्रूव करके दिखाना है मुझे? जे वेक्टर इज इक्वल टू दिस कंडक्टिविटी इंटू ई वेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन ना। तो मान लो मेरे पास ये कंडक्टर्स है, ठीक है, यहां पर डेल्टा पी वोल्टेज है। अब क्या है यहां पर? ठीक है, अब यहां पर मुझे अगर ई निकालना हो इसकी लेंथ है एल, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है v बाई एल, पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, ई का फॉर्मूला v बाई एल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे आपने पढ़ा है पहले से ना ये, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा था। अब क्या है? सबसे पहली बात, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा v अपॉन, याद करो क्या पढ़ा? v अपॉन आई, जो r के इक्वल था। ठीक है, v अपॉन आई ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये था ना, अभी याद है, अभी डेरिवेशन किया है, ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये तो पढ़ा।
अब देखिए सबसे पहली बात, हमें ये फॉर्मूला निकालना है ना, कैसे निकाले बताइए। V अपॉन आई है तो मैं क्या करूं, मैं V अपॉन आई इज एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ है, क्या करूं बताइए, V अपॉन एल कर दूं, उसकी जगह E रिप्लेस कर दूं बिकॉज मुझे यहां पर E चाहिए, तो मैं यहां कर रहा हूं V अपॉन एल इज इक्वल टू आई वहां लेके जा रहा हूं M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई। अब देखिएगा सबसे पहली बात, V अपॉन एल को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहां पर वेक्टर लगाइए, क्या कर सकते हैं, तो यहां कर दीजिए E से इसको रिप्लेस। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को मैं ऐसे लिख रहा हूं M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको ऐसे, और I अपॉन ए को अलग से। ठीक है, और करंट पासिंग पर यूनिट एरिया आपने पढ़ा था ना अभी 2 मिनट पहले, ये कंडक्टर है, यहां पर ये एरिया है, याद है भी कराया था, यहां से करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, और ये इसका एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी क्या होता था, आई अपॉन ए होता था, नहीं होता था, याद करो, करंट डेंसिटी यही होता था। अब यहां पर भी यही है, आई अपॉन ए की जगह लगा दो करंट डेंसिटी, तो मैं कर रहा हूं करंट डेंसिटी, तो ये आ गया E वेक्टर इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और इसकी जगह लगा दिया मैंने J वेक्टर। अब क्या बचा, अब बचा ये, क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या होता है, क्या होता है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, याद करो याद करो, याद करने से सब कुछ होगा, बताओ, तो याद करो, रो का जो फॉर्मूला होता था M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता था, नहीं होता था, बात समझ गए। अब देखो यार, E वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लगा दूं क्या मैं रो, ये रो का फॉर्मूला है M अपॉन एन स्क्वायर टाउ इनटू J वेक्टर हो गया। अब क्या करें, J वेक्टर चाहिए मुझे, तो J वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर, या रो की वैल्यू यहां पर 1 अपॉन वो लगा देता तो डायरेक्ट आ जाता ना, उससे, क्योंकि मैंने उससे सिखाया था, उससे कर लेते हैं ना, ऐसे चेंज नहीं करता, मैं कर लेता हूं E वेक्टर इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है आप जानते हो, कितनी है रो, अभी पढ़ा था हमने, रो कंडक्टिविटी में होता था ना 1 अपॉन कंडक्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, तो इसकी जगह लगा दूं 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो लगा दो 1 अपॉन कंडक्टिविटी इनटू J वेक्टर, और यहां पर लिख दो कि रो की जगह आपने लगाया ये। अब यहां पर जब J वेक्टर मैंने निकाला तो क्या आएगा, सिग्मा इनटू E वेक्टर, क्या यही चीज प्रूव नहीं कर दी मैंने, ठीक है, सेम चीज मैंने प्रूफ कर दिया, ये वाला पार्ट प्रूफ, तो ये हो गया इसका प्रूफ हो गया, बात समझ गए। क्या किया, कुछ नहीं किया, V अपॉन आई की डेरिवेशन तक हमने कर लिया था, ठीक है, वहीं से आगे मान लो वहां तक कब कर लोगे, उससे आगे V अपॉन आई से आगे हमारे यहां तक वैल्यू आ चुकी थी, आई ऊपर ले गया, L नीचे आ गया, तो V बाई L आपको पता है कोई कंडक्टर है वहां पोटेंशियल डिफरेंस V हो, और ठीक है L उसका लेंथ हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V अपॉन L होती है, तो हमने V अपॉन L की जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जो कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर से वेक्टर में चेंज कर दिया, M अपॉन एन स्क्वायर टाउ वाला कर दिया, I अपॉन A की जगह करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया J, ठीक है, J वेक्टर, और M अपॉन एन स्क्वायर टाउ कितना है, रो के इक्वल होता है, तो इसकी जगह रो लगा दिया, रो इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, अभी पढ़ा 2 मिनट पहले, तो वहां लगा दिया रो की जगह 1 अपॉन कंडक्टिविटी, जैसे इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो J वेक्टर इक्वल्स टू रो इनटू E वेक्टर, जो कि इसका प्रूफ आ गया, किसका 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 प्रूफ आ गया ये, हाँ इसका आ गया, मतलब यही आ गया ना, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का प्रूफ आ गया एक हिसाब से, उसी का प्रूफ आ गया, ठीक है। तो आप एक काम करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं कर देता हूं इसको रिमूव, ठीक है। ये तो हुई बात ओमिक कंडक्टर्स की, ठीक है। अब जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं, वो फॉलो नहीं करते ये रूल, है ना, कौन सा रूल फॉलो नहीं करते, टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनकी V अपॉन आई का रेशियो अलग अलग आता है, ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने स्केलर फॉर्म पढ़ी, ध्यान से अभी लास्ट इसका पूरा कंप्लीट देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, डेल्टा V इज इक्वल टू IR, पढ़ा था या नहीं पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, ये होती है स्केलर फॉर्म किसकी, ओम्स लॉ की, ये ओम्स लॉ की जो क्या है ये स्टूडेंट्स स्केलर फॉर्म है। फिर उसके बाद मेरी बात समझिए, क्या पढ़ा हमने, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I, भाई ये जो रेजिस्टेंस है यही खेल खेल रहा है यहाँ पर, अगर ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है
पहली बात तो गारंटी अगर चेंज नहीं हो रहा, कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कंडक्टर कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर। क्या कहलाते हैं? ओहमिक कंडक्टर। भाई ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले वो कंडक्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। बस भाई समझ में आ गई? टेम्परेचर बढ़ाया कम किया कोई फर्क नहीं पड़ रहा आर के ऊपर, इसका मतलब ये है 100% ओहमिक कंडक्टर। अब एक्चुअल में हमने इसके बारे में फिर क्या पढ़ा? हमने इसका ग्राफ स्टडी किया। हमने जब ग्राफ स्टडी किया तो ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसा आया, और आपको पता है ये डेल्टा वी था और यहाँ पर ये आई था, और जब हमने आर निकाला तो आर हमें निकाला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करके। भाई वही ना मैंने लिखवाया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी जो वैल्यू आई वो एक्चुअल में इसका जो स्लोप आया, कह सकते हैं ना, इसका जो स्लोप आया, स्लोप या m बोलते हैं इसको, वो जो आया वो r के इक्वल आया, जो कि कांस्टेंट था। ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कभी चेंज होने वाली नहीं है। किसके लिए? ओहमिक कंडक्टर्स की कंडीशन है ये। बट अगर क्या हुआ, अगर नॉन ओहमिक कंडक्टर वो होगा जिसकी आर की वैल्यू में चेंज आ जाए, समझ गए? नॉन ओहमिक कंडक्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं। अगर कोई कंडीशन आर अगर चेंज होता है, इफ आर चेंजेस विद टेम्परेचर, अगर आर चेंज होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, तो हम बोलेंगे वो कौन सा कंडक्टर है? देन इट इज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। देन इट इज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। ये यही तो पढ़ा हमने, ठीक है? नॉन ओहमिक कंडक्टर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा मुझे लग रहा है। नॉन ओहमिक कंडक्टर, ये है नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब देखो, आपने इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी, कैसे पढ़ी? थोड़ा सा रिवीजन कर लो उसका, जो पहला पढ़ा आपने इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी। कैसे वेक्टर? ओम्स लॉ की पढ़ी। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो वेक्टर है, जो काम ऐसा ही करता है लेकिन उसकी फॉर्म है वेक्टर। वो आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां लगाता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ गए? इज इक्वल टू आई का वेक्टर फॉर्म क्या था? जे था, मैंने ड्राइव भी कराया, और आर का रो था। तो ये हो गया था हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है? कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। और ये हमारा हो गया था स्केलर फॉर्म। थोड़ा शॉर्टकट में हमने रिवीजन भी कर लिया उसका, ठीक है? कि ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका? ओम्स लॉ का। ये स्केलर फॉर्म ओम्स लॉ का। ये आर है डेल्टा वी अपॉन आई। अगर ये रेशियो कांस्टेंट रहता है तो वो ओमिक कंडक्टर है, अगर ये रेशियो बदलता है तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर वाला बिहेव करना शुरू कर देगा। वो कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस बदलता रहता है टेम्परेचर के साथ, वो आते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर में, ठीक है? वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। अब समझो, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में सबसे पहली बात, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में सबसे पहली बात, सबसे पहला ग्राफ, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स एट हाई करंट, जो कंडक्टर्स होते हैं या नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, मैं बोल दूं यह नॉन ओमिक कंडक्टर। कौन सा है? नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है? अगर मैं क्या करूंगा? एट हाई करंट पास करूंगा ना, उसके अंदर से क्या पास करूंगा? एट हाई करंट। अब क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, लो और हाई की बात कर रहा हूं तो मैं वो ग्राफ बनाने वाला हूं। तो यहां पर जो ग्राफ आने वाला है डेल्टा वी और आई का जो ग्राफ आने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है ओम्स लॉ। तो ये है, तो ये तो ओम्स लॉ था, वो ओम्स लॉ पे पहले जाएगा फिर यहाँ से वेरिएशन कर देगा वो, बात समझे? ये देखो, ये नॉन ओमिक कंडक्टर वाला बिहेव करना शुरू कर दिया। यहाँ पर स्ट्रेट और लीनियर हमें नहीं मिला, दैट इज इक्वल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद इक्वल चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, हमें ये चीज़ नहीं मिली। इज इट क्लियर? सबसे पहली बात। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं किसकी? जंक्शन डायोड की, ठीक है? डायोड्स, जो डायोड्स होते हैं ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अब आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि है क्या ये। एक्चुअली ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर वाला बिहेव करते हैं। क्या करते हैं देखो, समझिए पहली बात। मान लो डायोड में पता क्या होता है? ये मिली एम्पियर में होता है करंट। क्यों होता है ये वहीं पढ़ेंगे जाके। होता है मिली एम्पियर में करंट होता है। यहाँ पर ये हमारे पास है आई। अब यहाँ एक बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया। क्या लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पहले ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे जाता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड
बायसिंग आपके लिए नई चीज़ अभी है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली नहीं है, बट बता दूं आपको एक्चुअली बताना मैं क्या चाह रहा हूं। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि जो वोल्टेज होती है, अगर आप वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, क्या कर दो, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना। देखो मैं लिख रहा हूं, जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड तो रखो सेम, मैग्नीट्यूड रखो सेम, बट क्या कर दो, बट रिवर्स कर दो, क्या, रिवर्स इट्स डायरेक्शन, वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक है, बट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अब क्या होने वाला है, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स आपने रिवर्स कर दी किसकी, वोल्टेज की डायरेक्शन, तो पता है क्या होने वाला है, इक्वल अमाउंट ऑफ रिवर्स में जो करंट आने वाला है, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में जितना फॉरवर्ड में करंट बना था उतना वो रिवर्स वाले में नहीं बनेगा, रिवर्स में नहीं आएगा। बात समझ गए। एक्चुअल में ये नॉन ओमिक कंडक्टर वाला बिहेव दिखा रहा है। कहने का मतलब है अगर वोल्टेज आपका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो कितनी वोल्टेज ली, ठीक है, बट डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी। पहले आपने वोल्टेज कुछ ली, ठीक है, मान लो 50-60 वोल्ट ली, ठीक है, अब क्या किया आपने, वोल्टेज उतनी रखी लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ठीक है, जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स की करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, बट जो ये करंट रिवर्स में बनेगा ना, ये उतना मैग्नीट्यूड करंट का नहीं होगा जितना मैग्नीट्यूड किसका होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो रिवर्स बायसिंग में देखो ग्राफ में कुछ ऐसे आने वाला है, मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाना, एक जैसा नहीं बनाना, बिल्कुल यहां से चेंज करना है इसको, मान लो कोई ऐसी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, तो यहां पर जितना करंट बन रहा है फॉरवर्ड में उतना बैकवर्ड रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं बन रहा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो मैंने किसमें बताया, ये होता है डायोड्स के अंदर, ठीक है, डायोड आगे जाके पढ़ेंगे, आपके लिए अभी न्यू टॉपिक है ये, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया तो कुछ आइडिया आपको लगा होगा। अब तीसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, हम उन कंडक्टर्स में, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में हम बात करने वाले लाइट एमिटिंग डायोड्स की। एक्चुअल में क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स में, क्या होता है, अब देखिए मैं लिख रहा हूँ लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसका एग्जाम्पल ये भी आपका नॉन ओमिक कंडक्टर को फॉलो करता है। जैसे देखो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, इसका ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से, ये एक्चुअली याद करिएगा, ये है आई, तो इसको लिख देता हूँ आई, और ये है आपका डेल्टा वी, ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से आएगा, इस तरह से। इसका मतलब आई की किसी वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यू मिलने वाली है वी की, एक तो ये मान लो ये 5 एम्पियर है मान लो, तो एक वैल्यू हमें मिलने वाली है ये, तो आई की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यू मिल रही है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं तो ये जो है फॉलो नहीं कर रहा ओम्स लॉ को। इज इट क्लियर। दूसरी बात, हाँ ये डेल्टा वी है, यहाँ पर नीचे मैंने वो लिख दिया, ये डेल्टा वी है, ठीक है, ये वी है और ये आई है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आई बट यहाँ पर मिली एम्पियर में है, ये वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, ये उसका ग्राफ है, इसके अंदर क्या होने वाला है, एक करंट की एक सिंगल वैल्यू के लिए दो वैल्यू हमें मिलती है पीडी की। इसका मतलब ये भी जो एग्जांपल नॉन ओमिक कंडक्टर का है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आई की वैल्यू के लिए दो वी की वैल्यू मिले, ठीक है। तो एक काम करिएगा, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है माय स्टूडेंट्स फिनिश्ड, और आज आपने बहुत कुछ सीखा है, और नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल्स होंगे ओम्स लॉ के ऊपर, और बहुत सारा रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल मेनली पहले होगा, फिर आगे किरचॉफ्स लॉ आएगा। तो इस तरह से हमारे टॉपिक चलते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।